आज की कहानी है अनोखा हनीमून भाग 2। वीरेन ने तुरंत ही गूगल के द्वारा उस कविता को सर्च किया और नमिता के व्हाट्सएप पर भेज दिया। नमिता मैसेज देखकर मुस्कुराई और उसे पूरे ध्यान से पढ़ने लगी। कुछ देर बाद मैंने अपने मोबाइल पर भी नमिता का एक मैसेज देखा, जो कि एक पुरानी फिल्म का गीत था। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। उसके द्वारा इस तरह से एक गंभीर मैसेज भेजने के बाद और कोई मैसेज भेजने की वीरेन की हिम्मत नहीं हुई। नमिता खिड़की से बाहर देख रही थी। बाहर अंधेरे के अलावा सिर्फ बहुमंजिला इमारतों की जगमगाहट ही दिखती थी। हालांकि एसी ऑन था, फिर भी पसीने की चमक मैं नमिता के माथे पर देख सकता था। तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है क्या? वीरेन ने पूछ ही लिया। नहीं, दरअसल इससे पहले जब तुम साथ में थे तो उसके बाद मेरे जीवन में एक भूचाल आया था और अब फिर से मैं तुमसे मिल रही हूँ। ऊपर वाला ही जाने कि अब क्या होगा। नमिता के चेहरे पर फीकी मुस्कुराहट थी। नमिता को अच्छी तरह पता था कि पीला कलर वीरेन को बहुत पसंद है और आज उसने पीली कलर की साड़ी पहनी थी। बीच बीच में वीरेन की नज़र अपने आप नमिता के चेहरे पर चली जाती थी। मेरी वजह से नमिता कितना परेशान रही होगी और ना जाने कैसे उसने अपने माँ बाप के अत्याचारों और तानों को सहा होगा। यह सोचकर वीरेन को गहरा अफसोस हो रहा था। गाड़ी हाईवे पर दौड़ रही थी। बाहर ढाबों और रेस्टोरेंट की कतार देखकर वीरेन ने कहा, चलो खाना खा लेते हैं। वीरेन ने अपने लिए दाल फ्राई और चपाती मंगाई, जबकि नमिता ने सिर्फ सलाद ऑर्डर किया और धीरे धीरे खाने लगी। वापस कार में बैठते ही नमिता ने कानों में हेडफोन लगा लिए थे और कोई संगीत सुनने लगी। वीरेन समझ गया कि नमिता अब और ज़्यादा बातें नहीं करना चाहती है, लिहाजा वीरेन भी अपने मोबाइल पर उंगलियों को सरकाने लगा। कार सड़क पर मानो फिसल रही थी। बाहर रात गहरा रही थी। शहर पीछे छूटते जा रहे थे और नमिता का सिर वीरेन के कंधे पर आ गया था। उसे नींद आ गई थी। उसका मासूम सा चेहरा नींद में कितना खूबसूरत लग रहा था। नमिता का वीरेन के कंधे पर सिर रख लेना उसके लिए सुखद एहसास से कम नहीं था। कुछ देर बाद ही नमिता जाग गई थी। वीरेन ने भी अपने उड़ते विचारों को थाम लिया था। वे दिल्ली पहुंच गए थे और वे वहां से कैब लेकर नमिता के फ्लैट की तरफ चल दिए। अमानचन अपार्टमेंट में ही नमिता आकर रुकी थी और वहीं से कुछ ही दूरी पर एक नर्सिंग होम था, जहां पर नमिता ने बेटी को जन्म दिया था। यहां पहुंचकर उन्हें सबसे पास का अनाथालय ढूंढना था, जिसके लिए वीरेन ने तकनीक की मदद ली और गूगल मैप की सहायता से उसे अनाथालय ढूंढने में कोई परेशानी नहीं हुई। उन्होंने अनाथालय में जाकर वहां के मैनेजर से मुलाकात की। जी कहिए, आप कितना डोनेशन देने आए हैं सर? गंजे सिर वाले मैनेजर ने पूछा। डोनेशन? हम तो एक बच्चे को ढूंढने आए हैं, जिसे आज से 15 साल पहले आपके ही अनाथालय में कोई आकर दे गया था। मैनेजर ने आंखें सिकुड़ी, मानो वो बिना बताए ही सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। अरे साहब, कोई ज़रूरी नहीं है कि वह बच्चा अब भी यहीं हो या उसे कोई आकर गोद ले गया हो। इतने साल पुरानी बात आप आज क्यों पूछ रहे हैं? हालांकि मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है, पर अब पुराने रिकॉर्ड भी इधर उधर हो गए हैं और फिर हम किसी अजनबी को अपनी कोई जानकारी भला दे भी क्यों? मैनेजर ने अपनी हथेली खुजाते हुए कहा। नमिता अपने बच्चे को देखने के लिए उधीर हो रही थी। उसने अपने पर्स से 100 के नोटों की एक गड्डी निकाली और मैनेजर की ओर बढ़ाई। जी, ये लीजिए डोनेशन और इसकी रसीद भी हमें आप मत दीजिए।
उसे आप ही रख लीजिएगा। बस आज से 15 साल पहले 10 अगस्त को एक लड़की को कोई आपके यहाँ दे गया था। आप हमें उस बच्ची से मिलवा दीजिए, हम उसे गोद लेना चाहते हैं। नोटों की गड्डी को जेब के हवाले करते हुए मैनेजर ने अपना सिर रजिस्टर में झुका लिया और कुछ ढूंढने का उपक्रम करने लगा। जी, आप जिस बच्ची की बात कर रही हैं वह कहाँ है, देखता हूँ। कुछ देर बाद मैनेजर ने उन लोगों को बताया कि 10 अगस्त के दिन एक लड़की को कोई छोड़ तो गया था, पर अब वह लड़की उनके अनाथालय में नहीं है। तो कहाँ है मेरी बेटी? किसी अनिष्ट के आशंका से डर गई थी नमिता। जी घबराइए नहीं, आपकी बेटी जहाँ भी है सुरक्षित है। आपकी बेटी को कोई निसंतान दंपति आकर गोद ले गए थे। कौन दंपति? कहाँ है वो? आप हमें उनका पता दीजिए, हम अपनी बेटी उनसे जाकर मांग लेंगे, वीरेन ने कहा। जी नहीं सर, उस दंपति ने पूरी कानूनी कार्रवाई करके उस बच्ची को गोद लिया है। अब कोई भी उनसे बच्ची को छीन नहीं सकता, मैनेजर ने कहा। पर आप हमें बता तो सकते हैं ना कि किसने उसे गोद लिया है? हम एक बार अपनी बेटी से मिल तो लें। नमिता परेशान हो उठी थी। मैं चाहकर भी उन लोगों की पहचान आपको नहीं बता सकता हूँ, ये हमारे नियमों के खिलाफ है, मैनेजर ने कहा। अब बारी वीरेन की थी। उसने भी मैनेजर को पैसे पकड़ाए तो कुछ ही देर में उसने उस दंपति का पूरा पता एक कागज़ पर लिखकर मेरी ओर बढ़ा दिया। ये बरेली के सिविल लाइंस में रहने वाले मिस्टर राजीव माथुर का पता था। अब हमें वापस चलना चाहिए, वीरेन ने नमिता से कहा। नहीं, मैं अपनी बेटी से ज़रूर मिलूंगी और अपने साथ लेकर आऊंगी, नमिता ने कहा। तो वह उसके चेहरे पर कठोरता का भाव साफ देख सकता था। वीरेन के समझाने पर भी नमिता नहीं मानी तो वे बरेली की तरफ चल दिए और वहां पहुंचकर दिए गए पते को खोजते हुए राजीव माथुर के घर के सामने खड़े हुए थे। वह एक सामान्य परिवार था। उनका घर देखकर तो ऐसा ही लग रहा था। राजीव माथुर के घर की घंटी बजाई तो उनके नौकर ने दरवाज़ा खोला। सामने ही मिस्टर माथुर थे। मिस्टर माथुर की उम्र कोई 70 साल की आसपास होगी, पर उन्हें व्हीलचेयर पर बैठे देख वीरेन को एक झटका सा जरूर लगा। मिस्टर माथुर के साथ ही उनकी पत्नी भी खड़ी थी। उन दोनों को देखकर नमिता और वीरेन के चेहरे पर कई प्रश्न चिन्ह आए, पर फिर भी उन्होंने एक महिला को देखकर उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया और अपने नौकर को 2 कप चाय बनाने को कहा। जी, दरअसल हम लोग दिल्ली से आए हैं और आप लोग जिस अनाथालय से एक लड़की को गोद लेकर आए थे वो दरअसल में हमारी बेटी है, नमिता ने एक ही सांस में मानो सब कुछ कह डाला था और बाकी का अनकहा मिस्टर माथुर बखूबी समझ गए थे। तो आज इतने सालों के बाद माँ बाप का प्यार जाग उठा है। अब आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? देखिए, मैं जानता हूँ कि आपने कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद ही हमारी बेटी को गोद लिया है, पर फिर भी वह आगे कुछ कह ना पाया तो मिस्टर माथुर ने वीरेन की मदद की। पर फिर भी क्या, बेहिचक कहो। दरअसल हम हमारी बेटी को वापस चाहते हैं। वीरेन भी हिम्मत करके अपनी बात कह गया था। कुछ देर चुप रहने के बाद मिस्टर माथुर ने बोलना शुरू किया। देखिए, यह तो संभव नहीं है। आज का युवा मज़े करता है, जब फिर बच्चे पैदा होते हैं फिर अनाथालय में छोड़ देता है और फिर एक दिन अचानक उनका प्यार जाग पड़ता है और वे औलाद को ढूंढने चल पड़ते हैं। आप जैसे लोगों की वजह से ही अनाथालयों में बच्चों की भीड़ लगी रहती है और कोई नवजात बच्चे कूड़े के ढेर में पड़े हुए मिलते हैं। और मुझे लग रहा है कि आप दोनों अब भी अविवाहित हैं। मिस्टर माथुर का पारा बढ़ने लगा था। उनकी
अनुभवशाली आंखें काफ़ी कुछ समझ गई थीं। कुछ देर खामोशी छाई रही। फिर मिस्टर माथुर ने अपने आप को संयत करते हुए कहा, खैर जो भी हो, अब वह हमारी बेटी है और वह हमारे ही पास रहेगी। अगर आप चाय पीने में दिलचस्पी रखते हो तो पी सकते हैं, नहीं तो आप लोग जा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ, तब तक के लिए बाय।